नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो एकदम ओरिजिनल पेपर है। पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। किसका? तो बिहार विधानसभा। जी हाँ, बिहार विधानसभा में एग्जाम हुआ था। सॉरी, विधान परिषद में। बिहार विधान परिषद में एग्जाम हुआ था। किसका? कार्यालय परिचारिका। कार्यालय परिचारिका कब? तो 27 अक्टूबर को। जी हाँ, 27 अक्टूबर 2024 को एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे टोटल, जिसमें कि जीके और प्लस साइंस का यहाँ पर 55 क्वेश्चन था। तो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार विधानसभा में एग्जाम होगा एएसओ वगैरह का, तो और 10+2 लेवल का, सीजीएल का, तो इस तरह से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको ध्यान से देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यानी कि किस संविधान संशोधन से, यानी कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब देखिए, मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य जोड़े कब गए थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो नागरिकों को कोई भी कर्तव्य नहीं दिया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिए गए और साथ ही साथ राज्य को भी कर्तव्य दिया गया, यानी कि डीपीएसपी के रूप में। तो नागरिकों को कोई भी कर्तव्य नहीं दिया गया, लेकिन संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं उनको लगा कि अब जाकर जो है 1976 में कि नागरिकों को भी कोई कर्तव्य दिया जाना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो तब जाकर जो है, यानी कि इसका उत्तर होगा 42वां। तब 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए। फिर जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है किया गया, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को जो है पढ़ाना अनिवार्य माता पिताओं को कर दिया गया। तो इस तरह से एक और जुड़ गया। तो कुल मिलाकर अभी जो है कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 11 है। इसको रखा क्या है, कहाँ गया है? तो 51 ए अनुच्छेद में, यानी कि 51 के क में रखा गया है, और भाग 4 ए में, यानी कि 4 के क में रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिया गया था? तो यूएसएसआर के संविधान से, यानी कि वर्तमान में रसिया के संविधान से लिया गया है। तो इतना जरूर आपको ध्यान रख लेना है। तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, यानी कि 10वीं अनुसूची। तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर अभी जो है 12 जो है अनुसूची है, लेकिन पहले 8 थी। 8 से 12 हो गई। तो इसमें संविधान में संशोधन किया गया। तो 10वां संविधान संशोधन, सॉरी 10वां शेड्यूल को कब ऐड किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन, 52nd संविधान संशोधन हुआ 1985 में। जी हाँ, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985। तो एडेड 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोविजन रखा गया कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि दल बदल के आधार पे यहाँ पर जो है अयोग्य घोषित किया जाए, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पे यहाँ पर अयोग्य घोषित होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 10वां संविधान यहाँ पर अनुसूची में जो है दल बदल को रखा गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। अब देखिए, 12 अनुसूची में मैंने एक करवा दिया आपको 10वां। तो 7वां अनुसूची में 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। एक है सेंटर लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कनकरेंट लिस्ट। तो देखिए, 10वां अनुसूची हो गया। उसके बाद देखिए 8वां एक करवाते हैं, जिसमें कि 22 भाषाओं का जिक्र है, और 7वां में 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कनकरेंट। तो देखिए, यूनियन लिस्ट में इनमें से क्या फॉरेन अफेयर में राज्य काम करता है? नहीं। तो फॉरेन जो अफेयर है सेंटर संभालता है, तो सेंटर लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग भी यूनियन लिस्ट में है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी यूनियन लिस्ट में है। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है? तो स्टेट मैटर है, यानी कि कृषि जो है यहाँ पर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर देखिए, नॉट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची में नहीं है। तो कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है
कि हु हैज रिटेन द बुक टाइटल जोसेफ एंटन विच इज ए मेमोर ऑफ लाइफ ऑफ द ऑथर, यानी कि जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है जो कि लेखक के जीवन का संस्मरण है। तो सलमान रुश्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अब देखिए विच फ्रीडम इज नॉट गिवन टू द सिटीजन बाय द आर्टिकल 19(1) में। तो 19(1) में कुल मिलाकर 6 तरह के यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। ध्यान रखिएगा, जिसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म ये भी है, और देखिए फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये भी है। तो इस तरह से इसमें सी नहीं है, यानी कि फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि नॉट गिवन, तो आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 19(1) में जो है संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला जाता है राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखिए भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो अनुच्छेद जो है ध्यान रखिएगा 63 में बात है इसका, अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 में इसका जिक्र है। तो इस तरह से आंसर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में किसको मिला? तो देखिए चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी को, चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी को मिला है 2030 का। और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं दोनों, यानी कि बैडमिंटन। तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा। तो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, यानी कि और ये डबल खेलते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनको जो है मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का। और इस जो अवार्ड है इसको पहले जो है 2021 में इसका नाम बदला गया, उससे पहले जो है इसको बुलाया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो जो कि 1991-92 से शुरू किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और एक खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज रिटेन द नाट्य शास्त्र। अब देखिए नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, जो कि मेन सोर्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है नाट्य शास्त्र। तो इसको किसने लिखा? तो भरत मुनि ने लिखा। तो भरत मुनि इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में कुल मिलाकर शास्त्रीय नृत्य 8 है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड इन ए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताना है, यानी कि कब कब बना है उस हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन में पहले क्या क्या है? तो कुतुब मीनार, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। अब देखिए कुतुब मीनार जैसे ही आपके मन में आता है, तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो ये मुगल से पहले का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का है। तो देखिए कुतुब मीनार तो पहले होगा, तो देखिए ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी कि सी और डी तो कट गया। आंसर या ए होगा या फिर बी होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार तो यहाँ पर पहले है ही। अब देखिए ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक क्रम याद रखिएगा कि मुगल शासन का, तो बाबर सबसे पहले, उसके बाद आपको ध्यान रखना है हुमायूं, हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब देखिए फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। अब देखिए इन दोनों में पहले फतेहपुर सिकरी होगा, फिर ताजमहल। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज रिटेन द बुक टाइटल अ बंच ऑफ द लेटर, यानी किताब है ए बंच ऑफ द लेटर। किताब को किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
इन विच द फॉलोइंग पर्सन्स हैज बीन हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट का, तो देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वो है ही नहीं ऑप्शन में। तो नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी, आपको ध्यान रख लेना है कि कब से कब तक थे, तो देखिए 1977 से लेके 82 तक थे। और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 82 से लेके 87 तक। अब देखिए 87 से लेके 92 तक आर वेंकटरमन, और 92 से लेके 97 तक शंकर दयाल शर्मा, फिर आर वेंकटरमन, एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह से। यानी कि ये थे छठे क्रम से, ये 7वें, 8वें और 9th। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये करेक्ट है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों का तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि कब कौन कौन बने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वेंचर ऑफ द गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द, यानी कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम। अब देखिए साहसिक कदम, पहला पार्टिसिपेशन, तो चंपारण मूवमेंट था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। चंपारण मूवमेंट बिहार में हुआ था 1917 में। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ही गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था तीन कठिया प्रथा को लेकर चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। तो चंपारण मूवमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। तो इंडियन नेशनल आर्मी तो 1943 में तो किन के द्वारा शुरू किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहां पर, तो सिंगापुर में। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, सिंगापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए पार्टीशन 1947 में हुआ। तो इससे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि 1940 से लेके 46 तक कौन थे, तो सबसे युवा थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उसके बाद 46 में ही बने कौन, तो JB कृपलानी। तो ये रहे आपको आज़ादी के समय। तो JB कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946। इंटरिम कैबिनेट बना था 1946 में। तो जवाहरलाल नेहरू इसको हेड किए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है इसका नाम क्या था, नाम ही पूछा गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का है, और मार्ले मिंटो है 1909 को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो बोलते हैं। यहाँ मार्ले मिंटो, ये दोनों को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। अब देखिए 12 मार्च से लेके, ध्यान रखिएगा 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह किए थे। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पर पूछा ही नहीं जा रहा है। पूछा जा रहा है कि तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद विच रिवर, यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जम्बेजी नदी इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जम्बेजी जो यहाँ पर नदी जो बहती है, तो ध्यान रखिएगा ये एक्चुअली वाटरफॉल जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। तो जम्बेजी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विक्टोरिया लेक है, वो भी अफ्रीका में है, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर। युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है विक्टोरिया लेक, जहाँ से श्वेत जो है नील नदी निकलती है। देखिए क्वेश्चन है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट। अब इसमें दिए गए में लॉन्गेस्ट कौन है, तो अमेजन इसका सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ नील नदी भी होता, नील नदी तो सबसे लंबा वही है।
और ये सबसे जो है कैचमेंट एरिया इसका अमेजन का है। तो देखिए नील नदी की अगर हम बात करते हैं लंबाई तो 6700 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर, और अमेजन का है 6400 किलोमीटर। तो दिए में अमेजन ही सबसे जो कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की नदी है। और देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द नियरेस्ट टू द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा के सबसे समीप जो सिटी है वो आपको बताना है। तो सिंगापुर देखिए इसका सही उत्तर होगा। सिंगापुर जो है, जैसे ये अगर आपको ध्यान रख लेना है कि इक्वेटर है, यानी कि इक्वेटर है, तो इसके जो है ध्यान रखिएगा 200 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि 200 किलोमीटर मात्र नॉर्थ में सिंगापुर है। तो ये सबसे नजदीक है सिंगापुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब देखिए ग्रेट निकोबार यानी कि भारत का मैप अगर बनाते हैं तो यहाँ जो है अंडमान और निकोबार, तो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है। तो इसके नज़दीक जो है आपको पूछा जा रहा है कि सबसे नज़दीक कौन सा है। तो देखिए इसका सबसे नज़दीक है सुमात्रा, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा सुमात्रा। सुमात्रा जो है ध्यान रखिएगा 1192 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो सुमात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द टेहरी हाइड्रो पावर। तो देखिए टेहरी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वेयर आर द तपोवन जो है विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं, यानी कि तपोवन देखिए बहुत ही न्यूज में रहा था, तो उत्तराखंड में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सोमपेन ट्राइब। तो देखिए जारवा, सोमपेन, सेंटनलीज, ये सब कहाँ का है, तो अंडमान और निकोबार की। तो इन निकोबार द्वीप समूह की ये आपको ट्राइब है, यानी कि जनजाति है। तो देखिए सोमपेन कहाँ की है, तो निकोबार द्वीप समूह की है, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो इसमें से कौन इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए, तो सतलज इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। बाकी चेनाब, ब्यास, रावी ये इंडिया से निकलती है, तो सतलज इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। अब देखिए ट्रेडिंग सेंटर जो है सबसे पहले उन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है कि क्या सूरत, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अब देखिए कलकत्ता जैसे ही ऑप्शन में देखते हैं तो कलकत्ता पे अधिकार तकरीबन 1757 के आसपास था, तो कलकत्ता सबसे बाद में होना चाहिए था, तो कलकत्ता सबसे बाद में होना चाहिए था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं बी इसका सही उत्तर होगा। और सूरत जो है सबसे पहला तो इस्टेब्लिश हुए थे, सबको पता ही है। तो यहाँ पर सूरत के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बम्बई, बम्बई के बाद कलकत्ता, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय द चितरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्क एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ के रूप में जो है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काम किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे चितरंजन दास। तो देश बंधु चितरंजन दास, इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देश बंधु चितरंजन दास हेड कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन को, और सीईओ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका सही उत्तर होगा। तो 1924 की ये घटना है, एक घटना कब की है, 1924 की। यानी कि चितरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको ये देखिए इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पहले भी डिस्कस करवाया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता था, और इससे के द्वारा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस दायर की। तो ऑल ऑफ देज इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी होगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर किसे स्थापित किया, काउंसिल ऑफ स्टेट, निचला सदन, द्वैध शासन, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कोर्टियर ऑफ द हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि तो बाणभट्ट, तो इसका ध्यान रखिएगा, तो बाणभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट इन द एंशिएंट इंडिया, यानी कि आजीवक पंथ का संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, मखली गोसाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हु
वाज द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ द अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का, जिसको पैरट ऑफ इंडिया बुलाया जाता था, अमीर खुसरो, इनके जो है मेंटर यानी कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए क्वेश्चन है कि बिफोर बिकमिंग सुल्तान हु अमंग द फॉलोइंग हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ द, ध्यान रखिएगा, कारा। तो कारा, तो यानी सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द टाउन ऑफ द आगरा। अब देखिए क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो वीवीआई कर लीजिए। यानी कि आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने, कब? तो ध्यान रखिएगा 1504 में। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाली थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, बी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही होगा, सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज ऑफ द बनारस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संस्कृत कॉलेज बनारस में किसने फाउंड किया? तो जोनाथन डंकन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जबकि संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेन वाज सुभाष चंद्र बोस सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विस। तो 1920 में जो है इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था, और 1921 में इन्होंने इसको छोड़ भी दिया था, यानी कि रिजाइन कर दिए थे। अब देखिए विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कब हुए थे? तो देखिए ओलंपिक, समर ओलंपिक गेम तो 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था, एथेंस में। लेकिन विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में फ्रांस में सबसे पहले शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में ओलंपिक हुए, ध्यान रखिएगा, तो कहाँ? तो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हुए हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। 2024 का, और 2028 का लॉस एंजलिस में होने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुआ? 1924 में। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस फॉर द लोकसभा, यानी कि भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए कब हुए थे? तो कब हुए थे दोस्तों? तो 1980 में। तो 1980 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1980 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड एज अनअपोज्ड, यानी कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले, यानी कि उनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुए, तो नीलम्मा संजीव रेड्डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि भारत के छठे जो है, आपको ध्यान रख लेना है, भारत के छठे 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1977 से लेके 82 तक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73rd अमेंडमेंट वाज ब्राउट इन टू फोर्स द गिव इफेक्ट वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन तो अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि ये देखिए पंचायत से संबंधित है, और ये आपको अनुच्छेद 40 में ही इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 40 इसका, यानी आर्टिकल 40 सही है। अब देखिए टर्म ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए CAG इसको बोलते हैं। तो भारत के जो है राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ये संवैधानिक पोस्ट है, यानी कि 148 अनुच्छेद से लेके 151 तक का जो है CAG का जिक्र है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए एक है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, तो इनका कार्यकाल भी कई बार पूछा गया है। तो इनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का जिक्र किया गया, और भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी को ही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 15 प्रश्न जो है साइंस के थे, तो साइंस का भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस क्रॉप, यानी कि ध्यान रखिएगा चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल इसका सही उत्तर होगा। यानी कि धान की खेती में आपने देखा होगा कि पानी हमेशा भरा रहता है, तो उसमें जो है हरे जो है काई लग जाती है, तो नील हरित शैवाल जो कि यहाँ पर जैव उर्वरक का कार्य करता है। और देखिए क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक सच एज ए कोलास कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, देखिए बहुत सारे उसमें जो है होते हैं, लेकिन
शीतल पेय पदार्थों में जैसे कोला में कैफीन जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो कैफीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म डीएनए का। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए एथलीट फूड, ये भी वीवीआई कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए एथलीट फूड, तो सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसको जो है एथलीट फूड ही बीमारी बोला जाता है। अब देखिए ये फंगस, फफूंद, फफूंद को क्या बोलते हैं? तो फंगस, या फिर कहीं कहीं कवक भी लिखा रहेगा। तो इनके द्वारा होने वाले हैं रोग है। और इसमें होता क्या है? तो त्वचा का संक्रामक रोग है। क्या है? त्वचा का, यानी कि स्किन का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा कटने फटने या फिर मोटा हो जाने से है। और इसका लिए जिम्मेदार है तो टीनिया पेडिस नामक कवक। तो ध्यान रखिएगा, टीनिया पेडिस नामक कवक जो है उसके लिए जिम्मेदार है एथलीट फूड बीमारी के लिए। तो करेक्ट उत्तर इसका फफूंद सही उत्तर होगा, यानी कि फंगस इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स, वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट क्या है? तो आर प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर, किसके लिए? तो किसके लिए ये डिपेंड करते हैं? तो यहाँ पर यांत्रिक अवलंब के लिए, दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पीचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू द पीचर, यानी कि घटपर्णी इसको बोला जाता है पीचर प्लांट को। तो भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ध्यान रखिएगा लीफ, तो पत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल है, इज अ नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो देखिए सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस, तो इसका ए जो है नॉन मेटल है। और सेलेनियम क्या है? तो सेलेनियम ए आपको मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? यानी कि उपधातु इसको बोलते हैं। तो इसमें से सेलेनियम सही उत्तर होगा, इसमें से कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फिलोसफर वुल। तो फिलोसफर वुल यानी कि यसद पुष्प बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ZNO को, ZNO जिंक ऑक्साइड को। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, जिंक ऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX। अब देखिए RDX जो है इसका क्या है? तो रिसर्च डेवलप एंड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड द डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। केमिकल नेम है इसका साइक्लो ट्राईमिथाइलिन ट्राईनाइट्रोमाइन। ध्यान रखिएगा, साइक्लो बोला जाता है साइक्लो ट्राईमिथाइलिन। देखिए ट्राईमिथाइलिन और ट्राईनाइट्रोमाइन, ट्राईनाइट्रोमाइन इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। और इसको प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में भी जाना जाता है। और ईएसओ जो अमेरिका है, USA, उसमें साइक्लोनाइट बोला जाता है, इसका नाम है। और जबकि जर्मनी में हेक्सोजन, जर्मनी में क्या बोला जाता है? तो हेक्सोजन। और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो RDX का ही अन्य नाम है। तो साइक्लोनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री टू 10 डिग्री। तो देखिए 0 से 10 डिग्री जाएगा तो किस तरह से यहाँ पर होगा? तो पहला डिक्रीज होगा और देन इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि वो पहले डिक्रीज कर जाएगा 4 डिग्री तक, फिर इंक्रीज होगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है इसका आयतन। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है। और देखिए व्हाट काउजेस वेरी वेरी रोग। अब देखिए वेरी वेरी रोग बहुत बार पूछा गया है। तो वेरी वेरी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या विटामिन B1 का रासायनिक नाम आप बता सकते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो देखिए वॉशिंग मशीन कौन सा प्रिंसिपल पे? तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू।
और देखिए लाइट की बात किया जा रहा है, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होगा वो वैक्यूम में होगा 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सबसे मिनिमम जो है यहाँ पर किस में होगा, तो दोस्तों वो कांच में होगा। जी हाँ, कांच में होगा मिनिमम। तो देखिए ठोस में कम होता है लाइट जो है, यानी कि ठोस में कम, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, इस तरह से, यानी कि गैस में मैक्सिमम, यानी कि वैक्यूम में मैक्सिमम। और जो है ध्यान रखिएगा प्रकाश की गति न्यूनतम यहाँ पर कांच में सही होगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो देखिए सदिश राशि जिसमें जो है यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो देखिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क, ये दोनों तीनों यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, जबकि स्पीड एक क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। तो यहाँ पर गति इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए ये अगर नाभिक है तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन क्या है, तो यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो निगेटिव चार्ज होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये चक्कर लगाता है। तो नाभिक में क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए अगर मास नंबर यानी एटॉमिक मास पूछा जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि परमाणु संख्या क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z बराबर E बराबर P। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मास नंबर यहाँ पर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस तरह से दोस्तों 55 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। बस आपका काम बचता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।